Hello everyone, welcome to part 14 of our 5000 most important MCQ series जिसमें हम सब चीजें टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है इसमें जो कंटेंट है वो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो है, बट पॉलिटिकल साइंस के जितने भी और एग्जामिनेशन होते हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया आपका, ठीक है, पीजीटी का एग्जामिनेशन हो गया, डी ट्रिपल एसपी हो गया, ठीक है, उस सब में भी ये सारा कंटेंट आपका वैलिड है। तो ये जो फॉर्मेट है ये हमारा कुछ इस तरीके से है कि मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी एंड आपको 10 सेकंड मिलेंगे, आपको फटाफट से रिप्लाई करना है। साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन का यूज करके मुझे बताना है कि आपको कोई दुख दर्द पीड़ा है क्या रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, कैसे अटेम्प्ट को निकाले, कैसे रिसर्च आपका प्रपोजल बनाए, क्या आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। कोई भी आपको डाउट हो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन यूज कीजिए। एंड वेलकम टू दिस चैनल डिस्कवर स्टडी। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और फटाफट से जाके हमारी सारी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज मैंने एक एक यूनिट को अच्छे से पढ़ा रखा है इस पर्सपेक्टिव से कि आपके वो काम आएगा। ठीक है, डिटेल में करा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ हमारा जो ऐप है उसमें मैंने पूरा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स भी करा रखा है और ऑल यूनिट नोट्स भी डाल रखे हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ मिलेगी उसके लिए बने रहे, मैं भी बताती हूँ। जस्ट पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 92nd क्वेश्चन, विच इज कि आफ्टर जवाहरलाल नेहरू which one of the following leader became prime minister of India third time in row after completing two full tenures। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि देखो इसमें ना छोटी छोटी, जैसे कभी कभार हम ओवर कॉन्फिडेंट होके ना फटाफट से आंसर दे देते हैं, वो नहीं करना। जवाहरलाल नेहरू के बाद मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से नेता हैं जो दो पूर्ण कार्यकाल पूरी किया, यानी कि पहले दो बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो दो पूरा टेन्योर उन्होंने पूरा किया है, उसके बाद वो तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन है? इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और मोरारजी देसाई। ठीक है, ठीक है, आई एम गिविंग यू जस्ट 5 सेकेंड। ठीक है, ये तो 5 सेकेंड में आ जाना चाहिए फटाफट। और जो ये पीडीएफ है ना ये हमारे टेलीग्राम चैनल @डिस्कवर स्टडी में भी मिल जाएगी और हमारी ऐप डिस्कवर स्टडी में भी मिल जाएगी। बाय द वे डिस्कवर स्टडी में जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो फटाफट से आप जाके देख लो। उसमें टेस्ट नंबर 1 मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखा है और वो टेस्ट सीरीज खरीद लो, बहुत अमेजिंग है वो। चलिए, देखिए इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं। तो देखो इंदिरा गांधी देखो बनी तो थी लेकिन उनका ना एक ना कॉन्टिन्यूअस नहीं था। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली नहीं बनी थी, तो इन्होंने दिखाया कि पहले दो फुल टेन्योर कंप्लीट करके तीसरा, तो इनका कॉन्टिन्यूअस टेन्योर नहीं था। मनमोहन सिंह की बात करें तो दो बार बने थे। ठीक है, 2004 से 9, 9 से 14, राइट। उसके बाद मोरारजी देसाई का मैं बताऊं तो एक टेन्योर भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ था, आपको पता ही है। ठीक है ना। और इसमें बचे नरेंद्र मोदी जी, इट्स द राइट आंसर, क्योंकि 2014 से 2019, देन आपका आ जाता है 2019 से 2024 एंड देन आपका 2024 से अभी प्रेजेंट ये जो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन टेन्योर इनका में ये आंसर फिट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान से पढ़ना। कभी कभार क्या होता है ना, ध्यान से नहीं पढ़ते तो आंसर सही नहीं आता। देखो क्वेश्चन इस तरीके से, इन विच ईयर वाज विश्व भारती स्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती जो है उनकी उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? 1918, 1920, 1919 या 1922। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले ही बता देती हूँ मैं आपको, सो दैट आपको लगे कि यार ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो देखिए, कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि हमें हमको लगता है कि यार ये तो ना इनमें से चारों में से तो कोई ऑप्शन फिट ही नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या लगाते हैं, हम सबसे क्लोजेस्ट लगाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो इसको करेंगे वो 1921 बोल रहे होंगे कि यार ये तो 1921 है, तो अब क्या लगा है, 1920 यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है, अगर आपको जब पीडीएफ आप लोगे ना तो उसमें सब पता चल जाएगा। करेक्ट आंसर 1921 है, लेकिन क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा इसमें है नहीं, इसलिए हमने लगाया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक साल पहले ही विश्व भारती स्टार्ट कर दिया था, एट कहाँ पे, अपने शांति निकेतन में। अब अगर इसकी बात मैं बोलूं तो विश्व भारती है क्या? तो विश्व भारती एक अलग तरीके का एजुकेशनल आपका एक एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो, एक एजुकेशनल आप इंस्टीट्यूट बोल सकते हो कि जहाँ पे एक विजन रखा गया कि जो इंडियन और जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना
उसको हम ब्लेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो व्यू था नेशनलिज्म का, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था। वो बोलते थे कि ये जो वेस्टर्न है ना, तो ये वेस्ट का व्यू होता है कि नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल, आप कंट्रोल ले लो, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मिल जाए तो नेशनलिज्म कहते हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा व्यू नहीं चाहिए, मुझे पॉलिटिकल के साथ-साथ और भी चीज़ें चाहिए। जैसे इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, स्पिरिचुअल हो गया, हर तरीके से जब सारी चीज़ें मिलेंगी तब जाके जो नेशनलिज़्म बनेगा, मैं उसको सही नेशनलिज़्म मानूँगा। क्योंकि पॉलिटिकल अगर किसी के पास कंट्रोल चले गया, तो क्या हम ये बोल देंगे कि हमारा नेशनलिज़्म चले गया? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नेशनलिज़्म सोसाइटी के रिलेशन में ज़्यादा बनता है। हमारी मोरालिटी में, हमारी वैल्यूज़ में, हमारे स्पिरिट में कहीं न कहीं होता है, ऐसा इनका मानना था। और जब ये बात करते थे सिटिज़नशिप की, तो ये कॉस्मोपॉलिटन सिटिज़नशिप को भी आपका सपोर्ट करते थे। कहीं न कहीं ये बोलते थे कि हम आउटराइटली वेस्ट के सारी चीज़ें हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम हर चीज़ रिजेक्ट कर देंगे तो हो सकता है कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही रिच हमारे पास पास्ट है। उसको हम, अगर आज की कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है, अगर आज का वेस्ट में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, उसके साथ अगर हम ब्लेंड कर देंगे तो ही हम ट्रूली सबसे आगे बढ़ पाएँगे। और वही एजुकेशन का जो इन्होंने विज़न था, वो अपने विश्व भारती में डाला था, कि एक होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ पे कन्वेंशनल स्कूलिंग की बजाय लर्न्ड एक्सपीरियंसेस या ये सब चीज़ों के थ्रू आपको चीज़ें सिखाई जाएँ, ठीक है? जो कि अगर हम यूजीसी नेट की बात करें, तो उसका जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का पैटर्न भी थोड़ा इस तरीके के से चले गया है, कि भाई सिर्फ़ आपसे फैक्ट नहीं पूछेंगे, सिर्फ़ आपसे कांसेप्ट नहीं पूछेंगे, बट अब इन फैक्ट और इन कांसेप्ट की एप्लीकेशन पूछी जा रही है, सो दैट आप वो देख सकें कि ठीक है, अगर हम आपको एक ज़िम्मेदारी वाली चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि रिसर्च और टीचिंग दोनों एक ज़िम्मेदारी वाला प्रोफ़ेशन होता है, तो वो आप कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारे जो एमसीक्यू एनालिसिस है, मैं इसीलिए उसी प्रकार से ही आपको करा रही हूँ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 94, व्हिच इज़ कंसीडर द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है ना? अब ये जो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं ना आपके, ये कहीं न कहीं ये जो आर्टिकल के अंदर बारीकियाँ होती हैं ना, वहीं से आ जाते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पर विचार करें, ठीक है? तो आर्टिकल 15 के कंटेक्स्ट में ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि देखो, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है? क्योंकि आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है कि देखो, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है कि इक्वालिटी होगी, ठीक है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि एक ब्रिटिश एंड आपका अमेरिकन दोनों कांसेप्ट का एक अमाल्गमेशन यानी कि मिक्सचर है, वो आपको 14 में दिया गया है। अब उस इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक और आर्टिकल डालना, आर्टिकल 15, जिसमें हमने बोला कि इक्वालिटी कैसे होगी कि स्टेट जो है, राज्य जो है, लोग नहीं, राज्य जो है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन। ठीक है? तो यहाँ पे शब्द क्या है, यहाँ पे मेंशन है सिटीजन। तो आपको ना एक ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन-कौन से उसमें सिटीजन है, कौन से नहीं है। तो कोई भी स्टेट यानी कि बाहर के लोगों के लिए भेदभाव कर सकता है, लेकिन अगर सारे सिटीजन हैं, तो सारे सिटीजन को कौन-कौन से आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है? तो इसमें मुझे बताओ कि करेक्ट क्या है? और अच्छा, एक तो आपसे ये पूछा हुआ है कि किस-किस आधार पे नहीं करेगा। एक ना आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि इसको क्रोनोलॉजी, ठीक है? इस क्रोनोलॉजी में बताओ कि अगर समझ लो ये आधार पे आपका नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सेम अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में किस क्रम में, किस सीरीज में लिखा हुआ है, ये हमें बताइए। ये भी क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो बेसिकली अब मुझे बता दो, तो बेसिकली इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है? इस तरीके से हम करते हैं। तो सारे ही इसमें आ जाएँगे आपके, ठीक है?
आई थिंक ये क्लियर होगा आपको और इसी बेसिस पे इसमें बोल रखा है कि हाँ, लेकिन स्टेट कभी ऐसा हो सकता है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन करके ही इक्वालिटी अगर बन रही हो तो वो कर सकता है। जैसे कि वुमेन के और चिल्ड्रन के लिए फेवर में कर सकता है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में कर सकता है कि तो किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा बट किसी के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। ठीक है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस आज के लेक्चर में ये कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कहता है कि ये मैं केसेस दे रही हूँ, ठीक है? अब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक-एक केस समझा देती हूँ, ठीक है ना? ये 5 आपके पास केसेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगा दो, ठीक है? कि कौन-सा केस पहले आया है, कौन-सा बाद में। तो गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, ए.के. गोपालन केस और इंदिरा साहनी केस, ठीक है? इसको क्रम अनुसार लगाइए। तो जब क्रम अनुसार बोला होता है तो असेंडिंग ऑर्डर में ही हम लगाते हैं, यानी कि जो पहले आया है उधर से लेके एकदम अभी जो लेटेस्ट है वहां तक हम लगाते हैं। तो चलिए जब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए मैं एक-एक को आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली गोलकनाथ केस ना बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसमें मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इसमें ना साफ-साफ इस केस में लिखा था इस केस से पहले क्या हुआ था, इस केस से पहले ऐसा बोलते थे कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है? जो पार्लियामेंट है उसके पास अधिकार है कि वो संशोधन कर सकता है आर्टिकल 368 के अंदर। बट ये क्वेश्चन इसमें बोल दिया गया कि नहीं आप ना आपके पार्लियामेंट के पास ना अमेंडमेंट पावर नहीं है, ठीक है? अमेंडमेंट पावर नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है? ऐसा आ गया। तो अब इसमें बोला कि यार नहीं इससे पहले भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 9th शेड्यूल लेके आ गए थे, आर्टिकल 31 लेके आ गए थे और लैंड रिफॉर्म्स करने के चक्कर में तो हमने बहुत सारे चेंजेस कर लिए। तो अगर पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं थी, तो उन्होंने इतने सारे पास्ट में आपने चेंजेस कर लिए हैं, अब उसको कैसे वापस करें? क्योंकि जभी भी कोई रूलिंग आती है, तो वो इस तरीके से होती है कि देखो आज मैंने ये रूलिंग निकाल दी, तो पुराने में उस रूलिंग के विरुद्ध कुछ काम होता है, तो वो सही होता है। इसको मतलब उसको फिर वापस उल्टा करना पड़ता है। उसको कहते थे रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग कि पुरानी डेट से कोई चीज़, कोई कानून लागू होता है। लेकिन ये गोलकनाथ केस ऐसा था कि इसमें बोला यार इतनी सारी लैंड आपके लैंड रिफॉर्म्स के अंदर इधर-उधर बाँट दी गई है, अब उसको वापस ठीक करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक नया का एक कांसेप्ट आया प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का मतलब क्या है? अगर मैंने आज ठीक है, अगर मैंने आज की डेट में कुछ नया रूलिंग दिया है, तो जो लागू होगा कानून वो आज से होगा, इससे पहले जो कर लिया, ठीक है? ऐसा गोलकनाथ केस आया था। गोलकनाथ केस को चैलेंज करते हुए केशवानंद भारती केस आया, जिसे आप फंडामेंटल राइट केस भी बोलते हो और इस केस में सबसे बड़ी जज की बेंच बैठी थी, 13 लोगों की बेंच बैठी थी और इसमें ये पूछा गया कि देखो क्या पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी गई, ठीक है? तो क्या जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन्स पूछे गए। तो केशवानंद भारती केस में इसने बोला कि देखो पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट उसकी पावर को यूज़ करके मिसयूज़ मतलब यूज़ करने की जगह मिसयूज़ करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दे, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए बेसिक स्ट्रक्चर का, कि भाई देखो कुछ चीज़ ऐसी है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का, हमारा लीगल स्ट्रक्चर है, उसका बेसिस है। जैसे कि हमारे में डेमोक्रेसी होती है, तो कल को पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि चलो भाई आज से डेमोक्रेसी खत्म, ठीक है? ये आप नहीं कर सकते, राइट? तो इन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करके देखते रहेंगे कि क्या चीज़ है कि नहीं है। सारे फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो बट सब चीज़ चेंज नहीं कर सकते। फर्दर इन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू हमेशा होते रहेगा जिसमें हम बताते रहेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है। तो एक तरीके से बैलेंस्ड जजमेंट आपकी आती है। देन आपका मिनर्वा मिल केस आता है, ठीक है? जिसमें आपका जुडिशियल रिव्यू वगैरह ये सब इन्होंने बोला कि हाँ भाई ये कर सकते हो तुम ये सारा चीज़ें। इंदिरा साहनी के लिए सभी को पता है इट्स रिलेटेड टू व्हाट? इट्स रिलेटेड टू व्हाट? बताओ। ए.के. गोपालन केस किससे रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू आपका क्रीमी लेयर, ठीक है ना? जैसे कि ओबीसी में जो आपका ये है, उन्होंने बोला कि भाई को रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट लगा दी कि भाई ऐसा नहीं है कि अब आप अनलिमिटेड करो, तो 27% ओबीसी इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है? और एक क्रीमी लेयर है कि भाई अभी जैसे क्या है कि सालाना अगर आपकी तनख्वाह 8 लाख के करीब है, तो
उससे ऊपर है समझ लो 8 लाख से, तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका बना दिए गए पाँचों केसेस में। तो आई होप आपको सही से समझ में आया होगा। मुझे एक एक गोपालन केस का मुझे बताओ नहीं, और अगर आपको नहीं आता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, बट मुझे कमेंट में चाहिए आंसर। ठीक है, तो पहला है आपका एक-एक गोपालन केस जो कि 1950 में आया, देन गोरखनाथ केस 67, देन आपका केशवानंद भारती केस 73, इसी को चैलेंज किया गया था। देन इसके बाद 1980 में आपका केशवानंद भारती के बाद वाला चीज़ आया निरमा मिल, ठीक है, जो कि ये तीनों आपस में रिलेटेड है। देन आपका फिफ्थ है इंदिरा साहनी व्हिच इज़ 1992, ठीक है, इंदिरा साहनी केस। सो अगर आप इसे लगाओगे तो इट इज़ डी से शुरू होगा एंड इट विल गो टुवर्ड्स इंदिरा साहनी, ठीक है? सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहे हैं और मैं साथ के साथ सब चीज बताते जा रही हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है लिस्ट वन और लिस्ट टू से, ठीक है ना। अब लिस्ट वन और लिस्ट टू में क्या है, देखो क्रिएशन है कि भाई देखो स्टेट्स हैं, हम सबको पता है कि जब हमारा स्टेट रिओर्गेनाइजेशन हुआ तो उसमें बहुत पहले बहुत सारी कमिटीज आई, ठीक है, आपका जैसे कि जेवीपी कमिटी आई, फजल अली कमिटी आई, ऐसे कमिटीज आती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेट्स दे रखे हैं। फाइनली आपको पता है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में आया है वो, ध्यान रखना। और उसके तहत अलग-अलग स्टेट आपस में बने, ठीक है ना। सो सबसे पहले जो लैंग्वेज बेस्ड बना वो कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना था बिफोर दैट एक्ट 53 में। तो देखिए झारखंड, तेलंगाना, गोवा, सिक्किम, ये चार मैंने स्टेट्स दे दी और मुझे बताओ कि ये कब स्टेट्स बनी है। 2014, 1987, 2000 और 1975, ठीक है। और ये रहे आपके पास ऑप्शन, जस्ट टेक 10 सेकंड्स और मुझे बताइए। जब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो फटाफट से तुरंत अभी ही लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और हमारी जो प्लेलिस्ट है ना उसमें आप ना देखो, आप मुझसे बार बार पूछते रहते हो कि ये वाली यूनिट करा दो वो करा दो। सारी यूनिट करा रखी है मैंने, एक एक यूनिट करा रखी है, डिटेल में करा रखी है, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर करो। चलो इसे कर लेते हैं पहले। तो हमको पता है कि यार ये जो तेलंगाना है ना, ये इसमें से 2014 में बना है, क्योंकि इसमें अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, इसके अलग अलग पार्लियामेंट का वगैरह ये सब का, ठीक है। सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह का। तो बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट किस किस में है। अगर मैंने सिर्फ इतना निकाल लिया ना तो पता चल जाएगा आंसर। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तीनों ईयर 2000 में बने थे, ये ध्यान रखना। ऑब्वियसली सिक्किम जो है हमारा 1975 में आया था, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो एक एसोसिएट स्टेट बना था एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो एक फुल स्टेट हमारा इंडिया के अंदर आ गया था 1975 में। देन गोवा की अगर हम बात करेंगे, गोवा हमने किससे लिया है मुझे बताओ। 87 में इसका आंसर है, लेकिन लिया किससे है मुझे बता दो। फ्रांस से, पोर्चुगीज से, ये क्या सिनेरियो है गोवा वाला, ये मुझे बताओ। और अब मैं तुमको सिर्फ इतने कह के तो जाने नहीं दूंगी ना, मैं आपको सारी स्टेट्स कराऊंगी। चलो, सो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश हमको पता है कि 1953 में ये एज अ फुल स्टेट बना था, ठीक है। और उसके बाद अब स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया जिसके तहत हमने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये एक अलग से स्टेट है और ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। लेकिन फर्दर इसमें से तेलंगाना आपका निकल जाता है 2014 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो गोवा की तरह ये भी आपका 87 में आपका फुल स्टेट बना। उससे पहले क्या था, उससे पहले एक यूनियन टेरिटरी था ये। असम की अगर हम बात करें तो 1947 में ये एग्जिस्ट करता था अलग से, लेकिन अभी जो असम है ना उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा रीजन ना वो सारा इकट्ठे होता था। लेटर आपके अलग-अलग स्टेट निकलते हैं, कब-कब, जैसे अरुणाचल प्रदेश 87 में निकला, ठीक है? ऐसे भी बताती हूँ। ऐसे बिहार की अगर हम बात करें तो वो पुराने ज़माने 1912 से ही था, लेकिन 1950 में इंडियन उसमें बना। और ये आपका बंगाल से कब अलग हुआ था बिहार? 1912 में। क्यों? क्योंकि 1909 वाला जो एक्ट था ना, उसमें ये सारी चीज़ें आपका देखने को मिलेगी, ठीक है? देन आपका जो छत्तीसगढ़ है, आपको पता है छत्तीसगढ़ आपका यूपी से अलग हुआ है ईयर 2000 में। राइट, वैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ है एंड यूपी से उत्तराखंड सेम ईयर में।
गोवा की अगर मैं बात करूँ तो 87 में आया था, इसने स्टेटहुड इसको 87 में मिली थी, उससे पहले क्या था, पोस्ट 1961 ये आपकी पोर्चुगल की टेरिटरी थी, लेकिन फिर हमने उनसे ले ली थी 62 के अराउंड एंड उसके बाद हमने इसको यूटी बनाया था एंड देन लास्ट में वो स्टेट बन जाता है 87 में। गुजरात की अगर हम बात करें, तो गुजरात और बॉम्बे एक ही स्टेट हुआ करते थे, ठीक है? तो बॉम्बे से 1960 में ये अलग होते हैं, तो महाराष्ट्र और गुजरात अलग-अलग बन जाते हैं, बेस्ड ऑन की लैंग्वेज वगैरह। हरियाणा की मैं बात करूँ तो पंजाब से ये निकला है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज ही है, इसमें एक शाह कमीशन इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? सो इसमें अलग कैसे है, क्योंकि देखो अ, पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग एंड हरियाणा में उस समय हरियाणवी नहीं, हिंदी स्पीकिंग एक तरीके से अलग-अलग सिनेरियो चला था। हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आपको जान के हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था एंड यूनियन टेरिटरी के बाद वो उसको फुल स्टेटहुड 71 में मिली है। मैंने बताया था झारखंड आपका 2000 में आपका आया है आउट ऑफ बिहार, राइट? कर्नाटका जो पहले पुराने ज़माने में माइसोर स्टेट हुआ करता था, वो 56 में ही जब स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट हुआ, उस समय ही बन गया और उसके बाद उसका नामकरण हुआ, ठीक है? पहले मैसूर था, अब नामकरण कर्नाटक कब हुआ? 1973, ठीक है? ये ध्यान रखना। केरला 56 जो वाला एक्ट हुआ था उसमें मलयालम स्पीकिंग मध्य प्रदेश आपको पता है 56 वाला में रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया क्योंकि ये पहले भी एक्सिस्ट करती थी ये वाली सारी स्टेट। देन महाराष्ट्र की बात करें तो 1960 क्योंकि पहले बॉम्बे हुआ करता था जिसमें आपका जो आपकी नहीं थी प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, ठीक है, उसमें गुजरात भी था लेकिन 60 में गुजरात अलग हुआ, महाराष्ट्र अलग हुआ एंड ऐसे मराठी स्पीकिंग जो लोग थे वो महाराष्ट्र में 1960 में आए। देन मणिपुर आपको पता है पहले अगर मैं असम बोलूँ तो असम में से 1972 में मणिपुर और मेघालय अलग होता है, ठीक है? तो मणिपुर बन जाता है फुल स्टेट और ये आपका मेघालय भी। मिज़ोरम की बात करें तो ये 87 में इसको स्टेटहुड मिलती है, नागालैंड की बात करें तो 63 में मिलती है। तो ये सारे ही स्टेट आपके नॉर्थ ईस्ट में असम से निकले हुए हैं, यानी कि पहले असम बहुत ही वाइड हुआ करता था। उड़ीसा की बात करें तो बहुत पहले 36 में ही बना हुआ है, फर्स्ट इंडियन स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था उड़ीसा बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है? बिफोर इंडिपेंडेंस क्योंकि उस समय के लॉज हम अभी मानते नहीं है, तो अभी हम किसको मानेंगे लिंग्विस्टिक के कंटेक्स्ट में आंध्र प्रदेश को ही। क्यों मानेंगे? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस उड़ीसा तो ऑलरेडी था, ठीक है? तो बना नहीं ना, वो पहले से ही था। पंजाब की बात करेंगे तो 1947 में आपको पता है पार्टीशन हुआ था पंजाब वाली साइड में भी और 66 में ये हरियाणा से अलग हुआ था, इसमें से हिमाचल और हरियाणा अलग कर दिया गया था, राइट? देन अगर हम बात करें तो राजस्थान भी आपको पता है बहुत पुराने से एग्जिस्ट करता है 56 में, लेकिन बहुत सारी ना आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एकदम से सारी स्टेट नहीं बनी, धीरे-धीरे उसका क्या हो रहा था मर्जर हो रहा था प्रिंसली स्टेट्स का, तो फाइनली ये आपका बन जाती है 1956 में। सिक्किम की बात करें तो 75 में आपका रेफरेंडम के बेसिस पे रेफरेंडम क्या होता है कि एक वोटिंग होती है जिसमें लोग वोट करते हैं कि हाँ, हमें इस पर्टिकुलर स्टेट के साथ रहना है और अगर आप रह जाते हो, तो वो माना जाता है जो भी डिसीजन होता है। तमिलनाडु 56 में ही पहले क्या था मद्रास स्टेट था, मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते थे ना जो ब्रिटिशर्स आए थे जहाँ पे, ठीक है वो। लेकिन इसका नाम तमिलनाडु कब रखा गया? 1969 में रखा गया, ठीक है? ये ध्यान रखना कि रीनेमिंग जो इसकी हुई है वो 69 में हुई है। अब अगर मैं बात करूँ और रीसेंट स्टेट की तो आप बताओगे कि जो तेलंगाना है वो 2014 में कार्व्ड आउट हुआ है आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। त्रिपुरा आपका 72 में आपका फिर फुल स्टेट बन गया। उत्तर प्रदेश 1950 में ही पहले उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस होता था। देन उत्तराखंड 2000 में आउट ऑफ यूपी निकला है। वेस्ट बंगाल 47 में पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल की साइड से आपको पता है पार्टीशन भी हुआ है। लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 5 अगस्त 2019 की अगर हम बात करेंगे तो जेएनके जो फुल स्टेट थी वो क्या बन जाती है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक जेएनके यहाँ पे और एक लद्दाख। ठीक है, क्या बोला जाता है कि पहले इसको हम स्टेट बना देंगे और इसको अभी फिलहाल क्या रखा है सबको यूटी रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और चीज़ दादर एंड नागर हवेली और दामन एंड दीव जो कि पहले अलग-अलग हुआ करते थे यूनियन टेरिटरीज़ वो इकट्ठे होके एक ही यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको सबको पता होनी चाहिए। अपनी स्टेट्स के बारे में तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड दैट्स इट फॉर द डे।
इतना ही इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जैसे केसेस वगैरह ये सारी चीज़ें करानी थी, तो इसलिए मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं आज। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा? जब इस लेक्चर को आप बहुत अच्छा प्यार दोगे एंड लाइक करते रहना, कमेंट करके मुझे बताना, पार्टिसिपेट पूरा करना है, मुझे ये भी बताना है कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाया करेगी, आप टेलीग्राम में या फिर ऐप में देख लिया करिए, ठीक है? और ऐप में से कोर्स परचेज़ कर लो, ऑल यूनिट नोट्स बहुत ही अमेज़िंग नोट्स हैं। ऑलमोस्ट नहीं तो 200 से ज़्यादा लोगों ने खरीदे हैं एंड सारा पेपर उसमें से आता है, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।